आज हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्रैमर्स रूल के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्रैमर्स रूल का थ्योरी पढ़े थे। हमने सिखाया था पिछले लेक्चर में कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप क्रैमर्स रूल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अननोन टर्म को लेफ्ट साइड कर दीजिए और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद निकालिए डेल्टा। डेल्टा का मतलब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। फिर निकालिए डेल्टा वन। डेल्टा वन का मतलब डेल्टा वन डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए और बाकी एलिमेंट को सेम एज लिख दीजिए। फिर निकालेंगे डेल्टा टू। डेल्टा टू निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए, बाकी एलिमेंट को सेम एज लिखिए। डेल्टा थ्री निकालना चाहते हैं तो डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए और बाकी एलिमेंट को ऐसे ही लिखिए। जब आप डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री निकाल लेते हैं तो फिर हमारे पास क्रैमर्स का एक फॉर्मूला था, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला था कि x का वैल्यू निकालने के लिए यूज डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, y का वैल्यू निकालने के लिए यूज डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू डेल्टा टू, z का वैल्यू निकालने के लिए यूज डेल्टा इंटू जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री। इस रिलेशन का यूज करके आप अननोन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बात हम लोग पिछले क्लास में क्रैमर्स रूल के बारे में सीखे थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि क्रैमर्स रूल को क्वेश्चन बनाते समय कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे सॉल्यूशन नंबर 1 लिखा हुआ है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सजा करके लिखिए। एक्स वाई वाले टर्म को लेफ्ट साइड, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड, उसी तरह एक्स वाई वाले टर्म को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड। हाँ, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो कोफिशिएंट लिखेंगे 2 - 3 1 - 2। आप जानते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस ऑफ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये आ जाएगा -4 + 3 और ये हो गया हमारा -1। चलिए अब निकालेंगे डेल्टा वन। डेल्टा वन निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए और इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को डाल दीजिए। देखिए फर्स्ट कॉलम को हटा दिए, कांस्टेंट टर्म डाल दिए, लेकिन जो रेस्ट एलिमेंट आपको दिख रहा है उसको ऐसे ही लिखिए। इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे गुना करेंगे तो 8 माइनस, अब ऐसे गुना करेंगे तो -15, तो 8 + 15 ये हो गया हमारा 23। चलिए अब निकालेंगे 9। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा टू। तो डेल्टा टू निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए, बाकी एलिमेंट को वैसे ही लिखना पड़ेगा 2 1। इसका वैल्यू निकालना तो पहले ऐसे गुना करेंगे 10 -4, ये 10 + 4 ये हमारा 14 हो गया। अब हमने डेल्टा वन, डेल्टा टू निकाल लिया तो लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हमारे पास एक फॉर्मूला है, यूज डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा वन रिलेशन और डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू डेल्टा टू। चलिए अब डेल्टा की जगह पर डेल्टा का वैल्यू पुट कीजिए तो -1 इंटू एक्स इक्वल टू 23। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 23/-1, सो -23 हो गया। इसको प्रोसीड करते हैं। डेल्टा का वैल्यू -1 तो -1 इंटू वाई इक्वल टू 14,
सो y का वैल्यू हो गया 14/-1, सो y का वैल्यू हो गया -14। तो लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया x = -23 एंड y = -14, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रेमर्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे सॉल्यूशन नंबर 2, ये लिखा हुआ है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ, अगर क्रेमर्स रूल लगाना चाहते हैं तो अपने इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अननोन टर्म को लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लिखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है ax + 2y, z का टर्म है 0 × z = 0। हाँ, इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को डेल्टा तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं 9, पहले तैयार करेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो कोफिशिएंट है 1 2 1, 3 1 1, 1 2 0। हाँ, इस डिटर्मिनेंट पर आप अप्लाई लाप्लास रूल लगा दीजिए और इसका कैलकुलेशन खुद से करके डेल्टा निकाल दीजिए। अब हम लिखेंगे 9 डेल्टा 1 निकालना चाहते हैं तो डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए और उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे 1 6 0। बाकी एलिमेंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2 1 2 और 1 1 0। यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई लाप्लास रूल। लाप्लास रूल लगाना आपको सिखाए हैं। लाप्लास रूल आप आसानी से लगा सकते हैं और ये सब कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। डेल्टा 2 का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को हटाइए और उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डालिए। तो कांस्टेंट टर्म डालेंगे 1 6 0। बाकी एलिमेंट तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 1 3 1 1 1 0। यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई लाप्लास रूल। और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा 3। यहाँ लिखते हैं 9। अब लिखते हैं डेल्टा 3 = तो डेल्टा 3 निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए 1 6 0। बाकी एलिमेंट वैसे ही लिखना पड़ेगा 1 3 1 और ये 2 1 2। और यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई लाप्लास रूल। आपको हम एक बात बता दें, अगर आप स्पेशली डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए लाप्लास रूल डायरेक्ट नहीं लगा सकते। पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 0 लाना पड़ेगा। जब प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 0 ले आएंगे तब आप लाप्लास रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रैमर्स रूल में कहीं डिटर्मिनेंट यूज हो रहा है, तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लाप्लास रूल लगा करके भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आपकी मर्जी प्रॉपर्टी लगा करके भी 2 0 ला करके भी तभी लाप्लास रूल लगा सकते हैं। मतलब क्रैमर्स रूल में कहीं डिटर्मिनेंट अगर यूज हो रहा है और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी लगा करके 2 0 ला करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना ही जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी, आप प्रॉपर्टी लगा के भी काम कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लाप्लास रूल लगा सकते हैं। चलिए तब यहाँ लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल।
अगर हम क्रेमर्स रूल का बात करें तो हमारे पास एक रिलेशन है, यूज डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वन रिलेशन, डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू डेल्टा टू एंड डेल्टा इंटू जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री। चलिए डेल्टा की जगह पर जो डेल्टा का वैल्यू आप यहाँ निकाले रहेंगे डाल देंगे, इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा वन जो निकालिएगा उसको डाल दीजिएगा और यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको प्रोसीड करेंगे, डेल्टा की जगह पर डेल्टा का वैल्यू इंटू वाई इक्वल टू डेल्टा टू और उसको सिमिलरली प्रोसीड करके वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ डेल्टा की जगह पर डेल्टा का वैल्यू इंटू जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री और यहाँ से भी आप जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये आपका फाइनल आंसर होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 अननोन का हो या कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 अननोन का हो और ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करना हो तो इस तरह हम लोग क्रैमर्स रूल लगा करके और उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो अननोन रहेगा उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये लिखा हुआ है नया थ्योरी, ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी आपने ये सीखा है कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 अननोन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 अननोन ये कितने वैरायटीज का होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 अननोन्स है, तो किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में प्रत्येक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो, पहले वाले इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म जीरो हो, दूसरे इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म जीरो हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें पहला कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो और दूसरा कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे ऐसा कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको आप बोल सकते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म जीरो है, दूसरी इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनाते समय कहीं लिख दिया जाए कि हमारे पास कोई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब उस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म जीरो होगा और दूसरे इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म जीरो होगा। ये लिखा हुआ है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ C1 and C2 are not zero at a time। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में प्रत्येक कांस्टेंट टर्म का मान अगर एक साथ जीरो नहीं हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर होमोजीनियस नहीं है तो उसको हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन हो, इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब जरा समझिए यूनिक सॉल्यूशन क्या है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ये ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब x का भी एक ही वैल्यू आना चाहिए, y का भी एक ही वैल्यू आना चाहिए, z का भी एक ही वैल्यू आना चाहिए। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर x के पास भी सिंगल वैल्यू हो, y के पास भी सिंगल वैल्यू हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग ओनली वन सॉल्यूशन कहते हैं। और जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास ओनली वन सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम है डिटर्मिनेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो,
किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, x के पास भी बहुत सारा वैल्यू होगा, y के पास भी बहुत सारा वैल्यू होगा, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इनडिटरमिनेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब x का मान भी निकल जाना चाहिए, y का मान भी निकल जाना चाहिए। तो कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए और उसको सॉल्व करने पर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, चाहे सॉल्यूशन का संख्या 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये 5 नंबर और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे भी बहुत यूज करेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। तो मोटे तौर पर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतने वैरायटीज का होता है। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में प्रत्येक कांस्टेंट टर्म का मान 0 है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम है डिटर्मिनेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनडिटर्मिनेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, उसके पास सॉल्यूशन निकल जाए, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, x का मान आप नहीं निकाल पाते हैं, y का मान आप नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है तो प्रत्येक कांस्टेंट टर्म का मान 0 होगा। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो प्रत्येक कांस्टेंट टर्म का मान 0 नहीं होगा। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट, तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करने के बाद x के पास भी सिंगल वैल्यू, y के पास भी सिंगल वैल्यू, z के पास भी सिंगल वैल्यू। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनडिटर्मिनेट है, इसका मतलब सॉल्व करने पर उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझिए, आगे भी इसका बहुत यूज करेंगे। ये कॉन्सिस्टेंट वर्ड और इनकॉन्सिस्टेंट वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्व करने पर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो इसका मतलब ये घटना इनकॉन्सिस्टेंट है, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। इस तरह कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो उसको देख करके उसका नाम आप बता सकते हैं। ये लिखा हुआ है थ्योरी रूल टू चेक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, या किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके पास नो सॉल्यूशन है, या किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये बात क्रैमर्स रूल के नियम से कैसे चेक करेंगे, ये बात बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए कैसे चेक करेंगे, या फिर आप ये कहिए कि रूल टू चेक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent और inconsistent।
मतलब ये सीखना चाह रहे हैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा या कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। ये बात हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्रैमर्स रूल के नियम से कैसे चेक करते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके पहले सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए चेक करना चाहते हैं कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है या इसके पास नो सोल्यूशन है या इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप निकालिए डेल्टा। हाँ, अगर डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, हमने बताया डेल्टा मतलब कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, पहले निकालिए डेल्टा। अगर डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब x के पास भी सिंगल वैल्यू, y के पास भी सिंगल वैल्यू, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और आप जानते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट। तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। लेकिन यदि आप डेल्टा का मान निकाले लेकिन डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं, 0 आ गया, तो फिर पता नहीं चलेगा। तब हम लोग डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों निकालेंगे। अगर डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तब तो हमको पता चल गया कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम होगा कॉन्सिस्टेंट। लेकिन अगर कहीं डेल्टा का मान निकालने पर 0 हो गया तो फिर हम लोग को डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी निकालना पड़ेगा। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में डेल्टा का मान 0 हो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब हुआ x के पास भी बहुत सारा वैल्यू होगा, y के पास भी बहुत सारा वैल्यू होगा, z के पास भी बहुत सारा वैल्यू होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो लिखेंगे सच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके पहले सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये लिखा हुआ है रूल नंबर 3, यदि डेल्टा का वैल्यू 0 हो एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉन 0। आप जानते हैं एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम 1। ये लिखा हुआ है कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम 1 का मान अगर नॉन 0 हो तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन होगा। तो लिख दिए, सो दिस सिंपल है, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। और अभी हम तुरंत सिखाए थे कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो सच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट।
तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। इस रूल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस रूल के द्वारा बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए ये बात चेक किया जा सकता है कि किस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, किस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, किस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है। साथ ही साथ ये भी चेक किया जा सकता है कि कौन सा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा, कौन सा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा, कौन सा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। ये बात हम लोग बिना सॉल्व किए हुए चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको हम बता दें, ये सब चेक करने का मेथड 10th क्लास में भी था। आपको याद होगा, हम लोग 10th क्लास में याद किए थे कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1/a2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन होता है। लेकिन वो 10th क्लास का जो रूल था वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 अननोन में काम करेगा। लेकिन ये जो रूल दिया गया है 10th क्लास का रूल, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 अननोन में हो तो काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो रूल है, ये रूल आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 अननोन में भी लगा सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 अननोन में भी लगा सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4 अननोन में भी लगा सकते हैं। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसी भी अननोन का हो, उसका यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन चेक करना हो तो आप लगा सकते हैं। या फिर ये चेक करना हो कि दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है तो फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन दे दिया गया। आप देख रहे हैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 अननोन है। क्वेश्चन में दे दिया गया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। आपको चेक नहीं करना, दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो कह रहा है ए एंड बी का वैल्यू निकालिए। हम लोग क्या करेंगे, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन को फॉलो करेगा। और आज हम लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन याद किए हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 बराबर 0। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन याद किए हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन का भी कंडीशन याद किए हैं कि डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम एक का मान 0 होगा। तो बात तो हम समझ गए कि हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे, उस कंडीशन को अप्लाई करके ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब तैयार करना पड़ेगा। चलिए, तो पहले हम लोग डेल्टा तैयार कर लेते हैं, फिर हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने बताया कि क्रैमर्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हो तो गिवन इक्वेशन में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अननोन टर्म को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेजना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अननोन टर्म लेफ्ट साइड किया हुआ है और कांस्टेंट टर्म राइट साइड किया हुआ है। पहले निकालते हैं डेल्टा का मतलब कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो आप देख रहे हैं 1 1 1 1 2 3 1 2 a। चलिए, अब इस पर आप लाप्लास रूल लगा दीजिए। लाप्लास रूल लगाने आपको आता है। अब हम लाप्लास रूल लगाएंगे, उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। अब अपने से लाप्लास रूल लगा दीजिए। हाँ, लाप्लास रूल लगाएंगे तो यहाँ a-3 आ जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, अप्लाई लाप्लास रूल। लाप्लास रूल आप खुद से लगा लीजिए और उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको a-3 आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं 9 डेल्टा 1। अब जानते हैं कि डेल्टा 1 निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए और इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए।
तो 6 10 बी। बाकी एलिमेंट को वैसे लिखिए 1 2 2 1 3 ए। इस पर भी लगा दीजिए लाप्लास रूल। इस पर अगर लाप्लास रूल लगाएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 2a + b - 16। अब अपने से लाप्लास रूल लगा करके देख लीजिएगा 9। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 निकालने के लिए ये जो डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट आपके पास दिया हुआ है, इसमें सेकेंड कॉलम को हटाइए और इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म पुट कर दीजिए। तो 6 10 बी। अब बाकी एलिमेंट तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 1 और 1 3 ए। इस पर भी लगा दीजिए लाप्लास रूल। लाप्लास रूल लगाने आपको आता है। आप लाप्लास रूल लगाएंगे तो आपको आएगा 4a - 2b + 8। अब कैलकुलेशन अपने से भी करके देख लीजिए 9। अब निकालेंगे डेल्टा 3। डेल्टा 3 निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, उसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को लिख दीजिए। तो 6 10 बी और बाकी एलिमेंट को ऐसे ही लिखना पड़ेगा 1 1 1 1 2 2। इस पर भी लगा दीजिए लाप्लास रूल। लाप्लास रूल लगाएंगे तो आ जाएगा b - 10। चलिए पहले हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लिए। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अप्लाई द कंडीशन। तो हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसका कंडीशन है डेल्टा 0 डेल्टा 1 0 डेल्टा 2 0 और डेल्टा 3 0। करना कुछ नहीं है, इसी कंडीशन को प्रोसीड कर देना है और इसी को प्रोसीड करके ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेना है। चलिए डेल्टा, तो डेल्टा के यहाँ डेल्टा का वैल्यू डालिए। तो डेल्टा का वैल्यू डालें a - 3 = 0। चलिए डेल्टा 1 का वैल्यू डालिए यहाँ से। तो क्या होगा 2a + b - 16 = डेल्टा 2। डेल्टा 2 का वैल्यू डालिए 4a - 2b + 8 = डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 का वैल्यू डालिए। डेल्टा 3 का वैल्यू डालेंगे b - 10 और ये हो गया हमारा = 0। आपका कहना है कि सर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो आप किसी भी दो इजी इक्वेशन को लेकर के ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए तो यहाँ से a - 3 = 0, टेक a - 3 = 0 और यहाँ से हमारा a का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं टेक कर लिए b - 10 = 0 और यहाँ से हमारा b का वैल्यू 10 हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि a एंड b का वैल्यू निकालिए। जैसे हम लोग इस दोनों को टेक करके निकाल लिए a एंड b का वैल्यू, आपकी मर्जी, आप इसको भी टेक कर सकते हैं। दिस = 0 को टेक कर लीजिए और दिस = 0 को भी टेक कर लीजिए। इस तरह आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a एंड b निकाल लीजिए, उससे भी आपको फाइनल आंसर यही आएगा। लेकिन हम लोग ध्यान रखें कि इजी वाले इक्वेशन को सॉल्व कर दें जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े और a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया। लिखा हुआ है क्या कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कह रहा है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू निकालिए। तो करना क्या है, बात हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो फिर हम लोग यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो बात हम समझते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हम लोग याद किए थे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लगा दीजिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और उसी को प्रोसीड करके अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है
इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए पहले आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा, तब आप यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालते हैं। नाउ डेल्टा का मतलब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। अब देख रहे हैं अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा। चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। डेल्टा इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट में देखिए ना, इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस कॉलम का पहला एलिमेंट जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस 2 आ जाएगा। इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस 2 आ जाएगा। मतलब कॉलम जोड़ने पर सेम आ रहा है, तो रूल लगा दिए C1 चेंजेज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जानते हैं सबको जोड़ करके C1 के जगह पर लिखेंगे, ये है C1 का प्लेस, तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस 2, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस 2 और ये हो गया हमारा अल्फा प्लस 2। बाकी कॉलम को ऐसे लिखेंगे 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा। तो लिखेंगे हम डेल्टा इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में अल्फा प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा। तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस 2। अब जानते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें 1 1 1 दिख रहा है। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 दिखे तो सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 0 ला सकते हैं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R1 में से R2 घटाइए तो 0 1 माइनस अल्फा 0 0 अल्फा माइनस 1 1 माइनस अल्फा 1 1 अल्फा। चलिए इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारा डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस 2 और इस डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए लाप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए। तो इस कॉलम को चुन लीजिए और इस पर लाप्लास रूल लगाइए, तो प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। चलिए इसके लिए 1 के सामने का रो, 1 के सामने का रो और 1 के सामने कॉलम हटा लेंगे, तो बचेगा 1 माइनस अल्फा 0 अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस अल्फा। तो लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस 2, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 0। इसको डील करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये बात हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है। सो अप्लाई दी कंडीशन, इसलिए हम लोग यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे। आप अभी तुरंत याद किए थे यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो इसी कंडीशन को प्रोसीड कीजिए, अल्फा निकाल लीजिए। तो डेल्टा के यहाँ पर वैल्यू डालेंगे अल्फा प्लस 2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सो हमारा आ गया, दोनों फैक्टर को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो अल्फा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा नॉट इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा नॉट इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड अल्फा। चलिए रिक्वायर्ड अल्फा, हमारा फाइनल अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? ये कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए और अल्फा का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर माइनस मतलब छोड़कर -2 को छोड़कर और कॉमा 1 को छोड़कर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, इससे जस्ट पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसका फाइनल आंसर कितना आया था? उसका फाइनल आंसर आया था
रिक्वायर्ड अल्फ़ा बिलोंग्स टू, अल्फ़ा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस मतलब छोड़कर, -2 छोड़कर और 1 छोड़कर। ये इससे पीछे वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है। चलिए इसी थ्योरी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो क्वेश्चन करेंगे अल्फा निकालिए। आपको बता दें पिछला क्वेश्चन भी यही था, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, तब बोल रहा था कि अल्फा का वैल्यू निकालिए। अब कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है, तब अल्फा का वैल्यू निकालिए। तो करना क्या है, बात तो हम समझ रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास जब नो सोल्यूशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास जब नो सोल्यूशन है, तो हम लोग नो सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे और नो सोल्यूशन के कंडीशन को अप्लाई करके उसी को सॉल्व करेंगे, अपने आप अल्फा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो नो सोल्यूशन का कंडीशन हम लोग याद किए थे कि डेल्टा 0 होना चाहिए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम एक का मान नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये नो सोल्यूशन का कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को डेल्टा तैयार करना होगा, फिर हम लोग को डेल्टा 1 तैयार करना होगा, फिर हम लोग डेल्टा 2 तैयार करेंगे, फिर हम लोग डेल्टा 3 तैयार करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। तो चलिए कंडीशन तो बाद में लगाएंगे, नो सोल्यूशन का कंडीशन तो बाद में लगाएंगे, पहले हम लोग डेल्टा तैयार करते हैं। तो आप देख रहे हैं वही क्वेश्चन है, डेल्टा भी हम लोग तैयार किए थे, ये कैलकुलेशन आपको दिखा भी दिए हैं। चलिए हम लोग डेल्टा तैयार कर लिए, अब हम लोग तैयार करेंगे नाउ डेल्टा 1। अब जानते हैं डेल्टा 1 निकालने के लिए डेल्टा वाले डिटर्मिनांट में फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए और इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए। तो कांस्टेंट टर्म डालेंगे अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1। अब बाकी एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा लिखेंगे। डेल्टा 1 इक्वल टू अल्फा माइनस 1 कॉमन, यहाँ बचेगा 1 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा लिखेंगे। डेल्टा 1 इक्वल टू अल्फा माइनस 1 बाहर, इस डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R1 में से R2 घटाएंगे तो 0 1 माइनस अल्फ़ा 0, यहाँ आएगा 0 अल्फ़ा माइनस 1 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ आएगा 1 1 अल्फ़ा। वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जरा कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। तो लिखेंगे सो दिस इम्प्लाई डेल्टा 1 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 बाहर, हाँ इसको चुन करके लाप्लास लगाइए, तो प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। क्या करना पड़ेगा, 1 के सामने का रो 1 के सामने का कॉलम हटाना पड़ेगा, तो बचेगा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा 0 अल्फ़ा माइनस 1 और 1 माइनस अल्फ़ा। लिखेंगे डेल्टा 1 इक्वल टू बाहर अल्फ़ा माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 0। सो डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस कॉमन कर दें तो ये भी बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा और ये लिखा हुआ है हमारा 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब। चलिए ये हमारा आ गया डेल्टा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 2 तैयार करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं 9 डेल्टा 2 इक्वल टू, डेल्टा 2 निकालने के लिए सेकेंड कॉलम पर कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ेगा। चलिए तो सेकेंड कॉलम पर कांस्टेंट टर्म लिखिए, अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ लिखा हुआ है, बाकी एलिमेंट वैसे लिखना पड़ेगा अल्फ़ा 1 1 1 1 अल्फ़ा। इसी को अगर हम लोग प्रोसीड करें तो डेल्टा 2 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन होगा, 1 1 1
अल्फ़ा 1 1 1 1 अल्फ़ा। तो लिखेंगे डेल्टा 2 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 बाहर। अब देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में 1 1 1 दिख रहा है, और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 दिखे तो 2 जीरो ला सकते हैं। प्रॉपर्टी लगा दी R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। चलिए जरा R1 में से R2 घटाइए, तो आएगा अल्फ़ा माइनस 1 0 0। R2 में से R3 घटाएंगे तो 0 0 1 माइनस अल्फ़ा, और थर्ड रो कैसे लिखेंगे 1 1 अल्फ़ा। इसको अगर हम तोड़ें तो डेल्टा 2 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1। अगर इसको चुन करके लगा दें लाप्लास रूल तो अल्फ़ा माइनस 1, इसके सामने का रो कॉलम हटाएंगे तो 0 1 माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा। इसको डील करेंगे तो आएगा अल्फ़ा माइनस 1 इंटू, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये आ गया अल्फ़ा माइनस 1, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अल्फ़ा माइनस 1। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा डेल्टा 1 आ गया। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम लोग डेल्टा तैयार कर लिए, डेल्टा 1 तैयार कर लिए, डेल्टा 2 तैयार कर लिए। अब हम लोग तैयार करेंगे डेल्टा 3। पहले हम लोग सबको तैयार करते हैं तब नो सोल्यूशन का कंडीशन लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे नो डेल्टा 3 इक्वल टू, डेल्टा 3 हो गया हमारा। तो डेल्टा 3 निकालने के लिए थर्ड कॉलम पर कांस्टेंट टर्म को लिखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म है हमारा अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 1। बाकी एलिमेंट को वैसे लिखना पड़ेगा अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1। हम क्या करते हैं, इसके थर्ड कॉलम से अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन करते हैं, अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1 1 1 1। तो लिखेंगे सो दिस सिंपल है डेल्टा 3 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट में 2 जीरो लाने के लिए रूल लगा दिए R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। चलिए R1 में से R2 घटाइए, आ गया अल्फ़ा माइनस 1 1 माइनस अल्फ़ा 0, घटाएंगे 0 अल्फ़ा माइनस 1 0 1 1 1। इसको चुन करके लाप्लास को लगा दीजिए, तो लिखेंगे डेल्टा 3 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। हाँ 1 के सामने का रो कॉलम हटाना पड़ेगा, तो 1 के सामने का रो हटाइए, 1 के सामने कॉलम हटाइए। क्या होगा अल्फ़ा माइनस 1 1 माइनस अल्फ़ा 0 अल्फ़ा माइनस 1। सो लिखेंगे डेल्टा 3 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0। डेल्टा 3 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 का होल क्यूब। इस तरह हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आ गया। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, सबको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो निकाले हैं सबको पहले एक जगह लिख लेंगे, फिर नो सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का वैल्यू निकाले हैं। अब देखे थे कि डेल्टा का वैल्यू निकाले तो ये आ गया था, डेल्टा 1 निकाले थे तो ये आया था, डेल्टा 2 निकाले थे तो ये आया था, और डेल्टा 3 निकाले थे तो ये आया था। अब हमको करना क्या है, नो सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देना है। तो यहाँ लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
हैज नो सोल्यूशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है, सो अप्लाई द कंडीशन। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नो सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। हाँ, तो नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या याद किए थे? नो सोल्यूशन का कंडीशन याद किए थे, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉन जीरो। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 तरह का बात है। या तो कभी कभी आपको बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन है, तब अल्फा निकालिए, टी निकालिए, के निकालिए। जब यहाँ लिख दे कि यूनिक सॉल्यूशन है तब तो काम बहुत सिंपल है, ये सब लफड़ा में नहीं पड़ना है। जब यहाँ लिख दे कि यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन लगा दीजिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इसी को सॉल्व कीजिए, अननोन का मान निकाल लीजिए। कभी कभी बोलेगा कि यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो जब कह दे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंडीशन लगा दीजिए डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर 0, डेल्टा 2 बराबर 0, डेल्टा 3 बराबर 0, अननोन का मान निकाल लीजिए। लेकिन जरा इस सिचुएशन को पकड़िए, ये कौन सा सिचुएशन है? नो सोल्यूशन के केस में हम लोग काम कैसे करते हैं? नो सोल्यूशन के केस में हमको 2 कंडीशन मेंटेन करना है। ये डेल्टा बराबर 0 के कंडीशन को भी फॉलो करना है और साथ साथ ये जो कंडीशन दिया गया इसको भी फॉलो करना है। तो देखिए दोनों कंडीशन को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले इस कंडीशन पर काम करेंगे। चलिए पहले इस कंडीशन पर काम कीजिए, इस पर अभी काम नहीं करेंगे, बाद में काम करेंगे। पहले हम लोग इस पर काम करेंगे। तो डेल्टा बराबर 0 पर काम करेंगे तो डेल्टा का मान डालेंगे, अल्फा प्लस 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 और 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस सिंपल है अल्फा इक्वल टू -2 और अल्फा इक्वल टू 1। हम क्या किए, फर्स्ट वाले कंडीशन पर काम कर लिए और इस अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग बारी बारी से काम करेंगे। केस 1 टेक जब अल्फा का वैल्यू -2 लिए। जब अल्फा का वैल्यू -2 है तो इन दिस केस, इस केस में हम लोग डेल्टा 1 कितना है ये भी देखेंगे, इस केस में डेल्टा 2 कितना है वो भी देखेंगे और डेल्टा 3 कितना है वो भी देखेंगे। जिस वक्त अल्फा का मान -2 है, जिस वक्त अल्फा का वैल्यू -2 है, उस वक्त डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कितना है इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए तो डेल्टा 1 हमारा है -1 माइनस अल्फा का होल क्यूब, डेल्टा 1 हमारा है अल्फा -1 का होल क्यूब, डेल्टा 1 है हमारा डेल्टा 2 भी हमारा है अल्फा -1 का होल क्यूब और डेल्टा 3 भी हमारा है अल्फा -1 का होल क्यूब। जरा ध्यान दीजिए, अगर अल्फा का वैल्यू -2 इसमें डाल देते हैं, अल्फा का वैल्यू -2 डालते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 तो 3 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा -27, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम इसमें डाल देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 - 1 -3 का होल क्यूब -27, जिसको आप बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप इसमें डाल दें तो ये भी आ जाएगा -27 नॉट इक्वल टू 0 है। ज़रा ध्यान दीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू अगर -2 लेते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो डेल्टा 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा बराबर 0 को सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू -2 निकाले हैं। तो जब डेल्टा बराबर 0 को सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू -2 निकाले हैं तो अल्फ़ा बराबर -2 लेने पर डेल्टा को 0 होने का एकदम गारंटी है। तो अल्फ़ा का वैल्यू -2 लेते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू -2 लेते हैं तो डेल्टा 0 हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर -2 पर डेल्टा 1 नॉट 0 होगा। और आप लिखे हुए हैं कि जिस वैल्यू पर, जिस सिचुएशन में डेल्टा का मान 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम एक का मान नॉन 0 हो जाए, उस सिचुएशन में नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में
नो सॉल्यूशन का कंडीशन होल्ड कर जाएगा। चेक कर लीजिए। अल्फा बराबर -2 लेने पर, अल्फा बराबर -2 लेने पर डेल्टा तो गारंटी जीरो होगा, साथ साथ डेल्टा 1 नॉट जीरो होगा। और डेल्टा जीरो हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम एक का मान नॉन जीरो हो जाए तो उस केस में नो सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड करेगा। तो बात हम समझ गए, नो सोल्यूशन होने के लिए अल्फा का मान -2 लेना चाहिए। अब हम लोग लेते हैं केस 2। यहां लेते हैं केस 2। टेक जब अल्फा का वैल्यू 1 लेते हैं, ये वाला अल्फा लेते हैं, जब अल्फा का वैल्यू 1 लेंगे तो इन दिस केस, इस केस में हमारा डेल्टा 1 कितना होगा, -1 माइनस अल्फा का होल क्यूब, अल्फा का मान 1 डालेंगे 0 आ जाएगा। इस केस में डेल्टा 1 कितना होगा, डेल्टा 1 होगा, सॉरी डेल्टा 2 कितना होगा, अल्फा -1 का होल क्यूब, अल्फा का मान 1 लेंगे 0 आ जाएगा। इस केस में डेल्टा 3 कितना होगा, अल्फा -1 का होल क्यूब, 1 - 1 का होल क्यूब 0 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम अल्फा का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू 1 लेते हैं तो इस केस में डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, डेल्टा 3 भी 0 है। तो अल्फा बराबर 1 लेने पर डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0। और जिस केस में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारा 0 हो जाए उस केस में नो सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि इन दिस केस या इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में नो सोल्यूशन नॉट होल्ड, इस केस में नो सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड करेगा। नो सोल्यूशन नॉट होल्ड बट इनफाइनाइट सोल्यूशन होल्ड। अब हम बात समझ गए कि अल्फा बराबर -2 लेने पर, अल्फा बराबर -2 लेने पर डेल्टा 0 होगा और डेल्टा 1 नॉट 0 होगा, इसलिए नो कंडीशन, नो सोल्यूशन का कंडीशन फॉलो कर जाएगा। तो नो सोल्यूशन के लिए अल्फा का मान -2 ले सकते हैं, लेकिन अल्फा का वैल्यू 1 लेते हैं तो इस केस में डेल्टा भी 0 है, इस केस में डेल्टा 1 भी 0 है, इस केस में डेल्टा 2 भी 0 है, उस केस में डेल्टा 3 भी 0 है। तो इस केस में नो सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं हेंस फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के कंडीशन को होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड अल्फा, अल्फा का वैल्यू -2 लेना सही है बट 1 लेना गलत है, इसलिए फाइनल अल्फा नो सोल्यूशन होने के लिए अल्फा का वैल्यू -2 होना चाहिए। बात को बढ़िया समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 तरह का बात है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा नो यूनिक सोल्यूशन, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है भाई, यूनिक सोल्यूशन का बात कर रहा है। डेल्टा नॉट इक्वल 0 का कंडीशन लगाइए, उसी को सॉल्व कीजिए, जो अल्फा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी बोलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का बात करेगा तो डेल्टा 0 का कंडीशन लगाइए, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0 और उससे अननोन का मान निकाल लीजिए। हाँ, लफड़ा उस वक्त बढ़ जाता है जब नो सोल्यूशन का सिचुएशन होता है। इस सिचुएशन को नोटिस कर लीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नो सोल्यूशन का बात करेगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नो सोल्यूशन का बात करेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डेल्टा बराबर 0 कंडीशन अप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व करके अननोन का मान निकाल लीजिए। जैसे मान लो यहाँ अननोन का 2 वैल्यू आ गया या 3 वैल्यू आ गया, तो बारी बारी से काम कीजिए। पहले लीजिए अननोन का फर्स्ट वैल्यू, केस 1 अननोन का फर्स्ट वैल्यू, इस केस में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल लीजिए। इस वैल्यू को पुट करके डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालिए और तब सोचिए कि अल्फा बराबर -2 पर डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 नॉट 0 है, सो नो सोल्यूशन का कंडीशन फॉलो हो गया। और जब नो सोल्यूशन का कंडीशन फॉलो हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम दूसरा केस लिए अल्फा बराबर 1, जब अल्फा बराबर 1 है तो उस केस में डेल्टा 0 है और इस वैल्यू को पुट करके डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाले तो देखिए कि ये सब भी 0 आ गया, मतलब इस केस में नो सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दीजिए और इस तरफ फाइनल जो आंसर है उसको लिख दीजिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में दे दिया गया एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है। हाँ, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू निकालिए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बात तो हम समझ रहे हैं। जब बात कर रहे हैं नो सोल्यूशन का तो हम लोग नो सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई कर देंगे और उसी कंडीशन को सॉल्व करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन आपको हम बताएं जब नो सोल्यूशन का बात हो तो थोड़ा सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा। यूनिक सोल्यूशन में काम सीधा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन में वर्क करना सीधा है, लेकिन जब सिचुएशन नो सोल्यूशन का हो तो उस समय काम करते समय थोड़ा सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा, अटेंटिव होकर के काम करना पड़ेगा। खैर छोड़िए, ये नो सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करने के लिए पहले तो हमको डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तैयार करना होगा। चलिए, तो नो सोल्यूशन का कंडीशन बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम लोग डेल्टा तैयार करते हैं। डेल्टा, डेल्टा मतलब कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 2 - 1 2, 1 - 2 1, और यहाँ पर कॉफिशिएंट है 1 1 लेमडा। अब इस पर आप लाप्लास रूल लगा दीजिए। लाप्लास रूल आपको लगाने आता है, आप लाप्लास रूल लगाएंगे तो आपको आ जाएगा -3 लेमडा + 3। अब ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिए, हम करेंगे टाइम बर्बाद होगा। ये सब काम आप खुद से भी कर सकते हैं। 9, अब लिखेंगे डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम पर कांस्टेंट टर्म को लिख दीजिए, बाकी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐसे लिख दीजिए -1 - 2 1 2 1 लेमडा। हाँ, इस पर भी लगा दीजिए लाप्लास रूल। इस पर लाप्लास रूल लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने से आपको डेल्टा 1 का वैल्यू ही आ जाएगा। अब लिखते हैं 9 डेल्टा 2। डेल्टा 2 निकालने के लिए सेकेंड कॉलम पर कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ेगा, तो 2 - 4 4, और फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही लिखना होगा 2 1 1 और 2 1 लेमडा। इस पर लाप्लास रूल अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब आएगा 9 डेल्टा 3। डेल्टा 3 निकालने के लिए थर्ड कॉलम पर कांस्टेंट टर्म को डाल दीजिए, तो आएगा 2 - 4 4। बाकी को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2 1 1 -1 - 2 1। हाँ, इसको लाप्लास रूल से कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पर आपको ये 6 आ जाएगा। चलिए, अब हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल लिया। अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। हाँ, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास जब नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसलिए अप्लाई कंडीशन। चलिए, कंडीशन अप्लाई कीजिए। तो कंडीशन क्या है हमारा, डेल्टा = 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉन जीरो। हाँ ठीक है, हमको दो कंडीशन होल्ड करना है, ये सेकेंड कंडीशन को भी होल्ड करना है और फर्स्ट कंडीशन को भी होल्ड करना है। तो सेकेंड कंडीशन को होल्ड करने के लिए हमने टेक्निक सिखाया है कि पहले अभी आप सेकेंड कंडीशन पर ध्यान नहीं दीजिए, पहले फर्स्ट वाले कंडीशन पर ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट वाले कंडीशन को प्रोसीड कीजिए। फर्स्ट वाले कंडीशन को प्रोसीड करने के लिए डेल्टा का जो वैल्यू निकाले थे उस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए =0। तो लिखेंगे 3 लेमडा = 3। चलिए, लेमडा का वैल्यू हमारा 1 आ गया। चलिए लेते हैं टेक केस 1। इस वैल्यू को लेकर के काम करेंगे, टेक लेमडा = 1। चलिए, अब इस सेकेंड कंडीशन को ठीक करने के लिए, सेकेंड कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग इस अननोन के वैल्यू को लेकर के आगे बढ़ेंगे और लेमडा बराबर 1 पर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबका मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं इन दिस केस, इस केस में हमारा डेल्टा 1 कितना आएगा। डेल्टा 1 आप देख रहे हैं वहाँ -8 लेमडा + 2 है। इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो -8 × 1 + 2 ये आ गया -6 नॉट इक्वल टू 0। अगर हम डेल्टा 2 की बात करें तो आएगा -10 लेमडा + 10। लेमडा का मान 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा -10 × 1 + 10, तो
तो ये 0 आ जाएगा। अगर हम डेल्टा 3 का बात करें तो 6 है, लेमडा का वैल्यू 1 डालेंगे तब भी ये 6 रहेगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। अब जरा मिलाइए, अगर आप लेमडा का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर आप लेमडा का वैल्यू 1 लेते हैं तो आप देख रहे हैं इस केस में डेल्टा आपका 0 है। इस सिचुएशन में डेल्टा 0 है, इस सिचुएशन में डेल्टा 1 नॉट 0 है। और आपने पढ़ा है कि जिस सिचुएशन में डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम एक का मान भी अगर नॉन 0 हो तो उस केस में नो सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड करेगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में नो सोल्यूशन होल्ड, इस केस में नो सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड करेगा। इसलिए ये वाला अल्फा को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये वाला लेमडा को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो लिखेंगे सो रिक्वायर्ड लेमडा इक्वल टू 1 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब मोटे तौर पर बात ये समझिए कि जब नो सोल्यूशन का बात हो तो डेल्टा बराबर 0 पर काम करके अननोन का वैल्यू निकाल लीजिए और इसी अननोन पर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 पुट करके निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कि नो सोल्यूशन का कंडीशन मेंटेन है कि नहीं। अगर इस सिचुएशन में डेल्टा 0 भी दिखाई दे रहा है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम एक का मान, कोई एक का मान अगर नॉन 0 दिखाई दे रहा है तो बोल दीजिए कि इस केस में नो सोल्यूशन होगा और ये जो अननोन का वैल्यू आप निकाले थे ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हाँ, अगर हम लोग लेमडा बराबर 1 लिए हैं और लेमडा बराबर 1 पर डेल्टा है 0 दिख रहा है, अगर लेमडा बराबर 1 पुट करने पर डेल्टा 1 0 है ये भी दिखता, डेल्टा 2 0 है तो भी दिखता, डेल्टा 3 0 है वो भी दिखता, तब हम बोल देते कि इस केस में नो सोल्यूशन का कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, इसलिए लेमडा बराबर 1 को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर में लेमडा बराबर 1 नहीं लिखते, लेमडा बराबर 1 आया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लिख देते कि रिक्वायर्ड लेमडा नॉट पॉसिबल, रिक्वायर्ड लेमडा बिलोंग्स टू 5, रिक्वायर्ड लेमडा बिलोंग्स टू नो सोल्यूशन। इस तरह हम लोग नो सोल्यूशन के कंडीशन को इस तरह हैंडल कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन आपको हम बता दें डिटर्मिनेंट का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है। अगला लेक्चर में डिटर्मिनेंट इन कर देंगे, डिटर्मिनेंट इन करके नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अगले लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आज वाले लेक्चर का सारा थ्योरी, सारा क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, तभी आप अगले लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले ये जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, इस लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 10, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तब आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।